मैंने अपनी बीवी जैसी बदसूरत औरत आज तक नहीं देखी थी। मैं उसको एक नजर देख भी नहीं सकता था, उसके पास खड़ा नहीं हो सकता था। मुझे उसके वजूद से नफरत थी, पर मैंने सोच लिया था आज मैं उसको तलाक दे दूंगा। दरअसल हमारी शादी हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, पर मैंने उसे अपने करीब तक आने नहीं दिया। आज उसके कमरे में जाने लगा था और सोच लिया था कि आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मेरी एक जिंदगी है, मैं खूबसूरत नौजवान मर्द हूँ, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ। लेकिन कमरे में जाने से पहले ही मुझे अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात पता चली कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं पागलों की तरह उसके कमरे की तरफ भागा, पर मैंने सोच लिया कि मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं करूँगा, क्योंकि वो बदसूरत तो थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज है। मेरा नाम अभिषेक है, लेकिन मुझे प्यार से सब मोनू कहते थे। ये नाम मुझे बचपन में तो अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं सबको मना करता था कि मुझे इस नाम से मत पुकारा करें। मैं बहुत खूबसूरत था, पर मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे पिताजी स्वाभिमानी आदमी थे, उनके 5 बेटे थे। उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया, अच्छे माहौल में रखा, अच्छे कपड़े दिलाए, जेब खर्च दिया, लेकिन यह भी समझाया कि जैसे ही तुम सब बड़े हो जाओ, पढ़ लिख जाओ, पैसे कमाने के काबिल हो जाओ, तुम सबको नौकरी करनी होगी और फिर घर का खर्चा सब मिलकर चलाएंगे। अगर किसी की शादी होगी तो अलग नहीं होगा और सब एक साथ ही रहेंगे। मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो उनकी बीवी ने अलग होने का शोर डाला। मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, फिर अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ, लेकिन हमसे तुम्हें 1 रुपए की मदद नहीं मिलेगी, ना ही कोई नफ्सियाती मदद, न जिस्मानी मदद और न ही दौलत की तरफ से मदद। मेरा भाई परेशान हो गया, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरे पिताजी के पास एक बहुत बड़ी हवेली थी, अगर उसके हिस्से किए जाते तो हम सबके हिस्से में कुछ न कुछ आना ही था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी उसके हिस्से हो जाएं, लेकिन पापा उसके हिस्से करने के हक में बिल्कुल नहीं थे। बड़े भाई की बीवी ने जिद छोड़ दी और वो इसी तरह से हमारे साथ रहने लगी। हमारे घर में बहुत तंगी थी, जेब खर्च के अलावा 1 रुपया भी नहीं मिलता था। मुझे महंगे मोबाइल और अच्छी चीजें रखने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। मैं बस चीजों को देखता रहता और तरसता रहता था। बड़े भाइयों में से 2 लोगों की शादी हो गई थी, उनसे पैसे मांगता तो वो कहते कि हमारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते। छोटे भाइयों की हालत भी मेरी तरह ही थी, पापा कुछ न देते थे, पढ़ाई तो चल ही रही थी, मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी। बाकी सबकी अपनी अपनी नौकरी थी, उनके पास पैसे होते थे, पर मेरे पास नौकरी नहीं था। सोचा कहीं ट्यूशन पढ़ाने का काम करता हूँ, लेकिन किसी को बताऊंगा नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो जो जेब खर्च मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने घर में किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का ख्याल दिल से निकाल दिया और सोचा कि किसी और के घर जाकर होम ट्यूशन कर लूंगा, क्योंकि इस काम के पैसे भी ज्यादा मिलते थे। फिर मेरे पास आज एक लड़का आया। मैं जिस शख्स की दुकान पर बैठा था वो उसका रिश्तेदार था। उसने कहा कि इनको कोई पढ़ाने वाला चाहिए, क्योंकि इसकी माँ अनपढ़ है और ये स्कूल में पढ़ता है, इसकी पढ़ाई बड़ी मुश्किल में है। मैंने कहा कि मैं पढ़ा दूंगा, पैसे कितने देगी? उन्होंने कहा कि तुम खुद ही जाकर बात कर लेना, पैसों के बारे में तुम्हें खुद ही बता देगी। और मैं घर में दाखिल हुआ तो घर नॉर्मल सा ही था, 3 मंजिला का घर था, लेकिन सुना था कि उनका अपना है। खैर साइड पर बैठकर मैं पढ़ा सकता था। बैठक बनी हुई थी, औरत अकेली रहती थी, इसलिए थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब उस औरत को देखा तो मेरे दिल से सारे मलाल निकल गए, क्योंकि उस औरत के साथ किसी मर्द को अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए और यह भी कह दिया जाए कि ये औरत तुम्हारी हुई, तो तब भी वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक बदसूरत औरत थी। कहते हैं कि कोई भी औरत बदसूरत नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ तो होता ही है जिसकी वजह से वह खूबसूरत लगती है। किसी का रंग काला हो तो नैन नक्श अच्छे होते हैं, नैन नक्श अच्छे न हो तो रंग सफेद होता है, बाल लंबे होते हैं, वजूद अच्छा होता है, नहीं तो उसकी आंखें अच्छी होती है। इस औरत में तो कुछ भी अच्छा नहीं था। ये अजीब सी मोटी सी भद्दी औरत थी, उसका वजन तो शायद 150 किलो था। ये दरवाजे में से सीधी होकर मुश्किल से ही गुजरती थी। रंग भी काला, ओंठ भी मोटे मोटे और आंखों के नीचे ऐसे निशान थे जैसे ऐनक पहन रखी है। मुझे तो हैरानगी हो रही थी, क्योंकि उसका बेटा उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसने मुझे उस वक्त कोई भाई वगैरह नहीं कहा। उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे के लिए ट्यूशन पढ़ाने वाले की जरूरत है, जो मेरे बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सके। दरअसल मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ,
उस औरत की तो आवाज भी भद्दी थी। मैंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी होती तो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला था। यह बात मैंने अपने दिल में सोची थी। मैंने कहा कि जी मैं उसको पढ़ा दूंगा। उसने कहा कि मैं आपको महीने के 7,000 रुपए दे सकती हूँ। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया क्योंकि मैं 5,000 के बारे में सोचकर आया था। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसने मुझे कमरा दिखा दिया और वक्त भी बता दिया। इस टाइम पर आप आ जाइएगा। 3 घंटे का वक्त था, शाम के टाइम। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ नहीं होता था। उसने मुझे पहले महीने के पैसे एडवांस भी दे दिए और मैंने किस्तों पर जाकर फोन उठा लिया। उसकी किस्त 5,000 थी। 5,000 देता तब भी 2,000 मेरे पास एक्स्ट्रा ही आने थे। हिसाब किताब अच्छा बैठ रहा था, इसलिए मैं खुश हो गया। लेकिन उस औरत को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जब मैं अगले दिन पढ़ाने गया, बहुत अजीब बात हुई। जब मैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठा तो औरत भी साथ आकर बैठ गई। मैंने कहा आप भी बैठी हुई हैं? तो उसने कहा कि मैं भी साइड पर बैठ जाऊंगी, आप इसको पढ़ाते रहें। दरअसल मुझे अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है, ये मेरा सब कुछ है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि परेशान नहीं हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब आप लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं भी यहाँ बैठ जाऊंगी। वैसे भी लाइट चली जाती है इस वक्त और इस कमरे में इस सोलर बल्ब का इंतजाम है। बाकी घर में अंधेरा हो जाता है और मुझे अकेले में डर लगता है। मैं सोचने लगा कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? किसी भूत की इतनी हिम्मत नहीं कि वह तुम्हें छेड़ जाए और तुम हो कि लोगों से डरती हो। जब मर्द किसी औरत को कोई गलत इशारा नहीं देना चाहता तो उसे पहले ही बहन कहकर पुकार लेता है। मैं उसे बहन कहकर बात किया करता था, लेकिन जब भी मैं उसे बहन कहता उसका चेहरा अजीब सा बन जाता था, जैसे उसे मेरा बहन कहना उसको पसंद नहीं आया। मुझे एक लड़की पसंद थी, लेकिन उसके बहुत नखरे थे क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की थी। जितनी खूबसूरत थी उतने ही ज्यादा नखरे थे। मम्मी ने कहा कि अगर उसे घर पर लाएं तो हमारी तरफ से बेशक हमें कुछ न बनाना पड़े, तब भी बहुत खर्चे हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें बहुत बड़ी शादी करनी है। मैं तेरे रिश्ते की बात तो कर दूं, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उनके अरमान पूरे होंगे। उनकी इकलौती बेटी है, पर तू तो हमारा 5वां बेटा है ना। लेकिन मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था। मम्मी से कहा कि बात करें। मम्मी ने कहा कि बात तो बन जाएगी, तेरी शक्ल सूरत अच्छी है, लेकिन हम उसके नखरे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। यह मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ। और तुझे अपने बाप के बारे में भी पता है, जिसका फिजूल खर्ची से सख्त नफरत है। मैंने कहा कि बाप को कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद ही अपनी बीवी के सारे खर्चे उठाऊंगा। मेरी मम्मी इस बात पर हंसने लगी। उन्होंने कहा पहले अपने तो खर्चे उठा, बीवी के खर्चे तो तब उठाएगा ना जब अपने खर्चे उठा पाएगा। तेरे तो अपने पास कुछ भी नहीं है। बात उनकी ठीक थी, पर मैंने उनको यह नहीं बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। मेरा तो दिल करता था कि मैं वो नौकरी छोड़ दूं, लेकिन यहाँ पर मजबूरियाँ और जरूरतें बढ़ती जा रही थी। नौकरी करना मेरे लिए मुश्किल होती जा रही थी। मैंने इस बच्चे को देखा, उसकी शक्ल अपनी माँ से बिल्कुल नहीं मिलती थी। मैंने कहा कि तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? तो उसने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत बीमार थे, बीमारी में ज्यादा वक्त गुजरा, फिर इसके बाद इस दुनिया से चले गए। मैंने कहा कि उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? उसने कहा कि यह तो 7-8 महीने पहले की बात है। मैं हैरान था कि 7-8 महीने पहले ही इस औरत का पति इस दुनिया से गया और इसे कोई परवाह नहीं थी। अपनी मस्ती में रहती थी, हंसती खेलती, खाती पीती। पर देखा जाए तो अपने बेटे के लिए ऐसे नौजवान इंसान के ट्यूशन के लिए घर बुला लेना कौन सी अच्छी बात थी। अगर कोई इज्जतदार अच्छी औरत होती तो एक पल को डरती, सोचती तो जरूर कि घर में मैं अकेली रहती हूँ और ऐसे जवान लड़के को घर में बुला रही हूँ, वो भी घर के अंदर, और फिर बच्चे के साथ खुद भी उसी के साथ बैठ जाती हूँ। यह भी नहीं कि कोई पर्दा ही कर लूं। मामला तो गड़बड़ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि राई का पहाड़ बन जाएगा। मैं तो उसको राई समझ रहा था, पर निकला पहाड़, क्योंकि एक दिन जो हुआ वो समझ से बाहर था। पता नहीं क्यों यहाँ आकर बैठ जाती थी। मैंने सोचा था कि उसके बेटे को पढ़ाने के लिए आऊंगा तो बस उसे पढ़ाकर चला जाऊंगा, उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन वो न सिर्फ यहाँ बैठ जाती बल्कि मुझे देखती रहती। कभी कभी कोई अखबार उठा लेती और उसकी आड़ में मुझे ही देख रही होती। उसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे वजूद के हर हिस्से को देख रही है, सर से लेकर पाँव तक।
मुझे घूर रही है। ऐसे तो कोई बचलन मर्द अकेली बेबस लड़की को भी नहीं देखता जैसे वो मुझे देखती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा था, वो औरत पास ही बैठी थी। पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूख गया। जाहिर है कि गला सूख ही जाता है। मैं खांसी करने लगा। वो पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाने के लिए उठी। थोड़ा सा पानी जमीन पर गिरा। पैर फिसलकर मेरे ऊपर गिरने वाली ही थी। अगर मैं उसे गिरने से पहले नहीं थामता तो बिल्कुल ही मेरे ऊपर गिर जाती और मेरा तो दम घुट जाता है। मैंने तो अपनी जान बचाने की खातिर उसे थामा था, लेकिन उसने तो बकायदा शर्माना शुरू कर दिया, जैसे यह किसी फिल्म का सीन चल रहा है। मैंने फौरन इसे छोड़ दूर हुआ। मैंने कहा, ठीक है आप? उसने कहा कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं आपको? वो मेरे कपड़े झाड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि मैं कोई मिट्टी में गिरा था। तब तो मुझे समझ आ गई थी कि मामला गड़बड़ है। यहाँ से मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन यह न हो कि कल को मेरे नाम के पीछे कोई बदनामी लग जाए और जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो भी मुझसे दूर हो जाए। अब वो जमाना नहीं रहा था जब कहा जाता था कि औरत की बदनामी होती है, मर्द का क्या जाता है। आजकल तो मर्द की भी बदनामी होती थी। मर्द को भी समाज माफ नहीं करता था। मैं सारी रात यही सोचता रहा। पहली तारीख करीब आने वाली थी। मैंने 2-3 महीने तक किसी तरह पढ़ाया ही था। अभी इस तरीके से 7,000 रुपए तो मेरे बन गए थे। बाकी पैसों में किसी भी तरह मैं चुका ही देता। मैंने सोच लिया कि नौकरी छोड़ दूंगा और मैंने ये गलती की। ये बात उस लड़के को पहले ही बता दी। मैंने कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है, बस मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूंगा और इसके बाद चला जाऊंगा। थोड़ी बहुत बात ही रहती है, उसके बारे में बता दूंगा। वो कहीं अंदर पानी लेने के लिए गया तो उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। लेकिन आज अजीब बात यह थी कि वो कमरे में जाकर नहीं बैठी थी। मैं थोड़ी देर बैठा लड़के के साथ बातें करते रहा, फिर उठकर जाने लगा कि उसकी माँ के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। लड़का जो अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी माँ के कमरे की तरफ भागता, वो घर से ही बाहर भाग गया, पर इतना कहकर गया कि मम्मी मुसीबत में है, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। मैं हैरान हुआ कि उसने देखा ही नहीं मम्मी कौन सी मुसीबत में है और ऐसे ही भाग गया। मैं उस कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो औरत अपने कपड़े फाड़कर बाल बिखेर कर खड़ी थी। उसने कहा कि तुम ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते, तुम छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। मैंने कहा कि यह तुमने क्या हाल बना रखा है, क्या चाहती हो तुम? उसने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगा, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जमा कर लूंगी और बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। मैंने कहा कि दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अब मुझे पता चला कि तुम्हारी नीयत बुरी थी, लेकिन मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। तुम्हारे इस दांव में नहीं आऊंगा। मैं वहाँ से जाने ही लगा। वो लड़का जो उसका बेटा था दरअसल उसका टीम मेंबर भी था। वो बिना वजह नहीं भागा था, बल्कि मोहल्ले के कुछ मर्दों को अपने साथ लेकर आया था। उस औरत ने जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा तो हमारे मोहल्ले में आकर एक विधवा औरत की इज्जत पर हाथ डालेगा तू, और तुझे लगता है कि तू आराम से यहाँ से निकल जाएगा? क्या किया है तूने? तुझे शर्म नहीं आई? औरत कहने लगी, इसने मुझे दागदार कर दिया, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो ऐसा बिखर गया कि मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मेरे गले में मेरी सांसें अटक गई। मुझे न कोई बात आए न कोई जाए, क्योंकि इस तरह के सूरत हाल के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, तुम्हें इस औरत से शादी करना होगा, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ क्या है? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम शादी नहीं करते फिर हम तुम्हें यह गुनाह करने की सजा दिलवाएंगे, तुम पर FIR करवाएंगे, 7 साल की जेल होगी तुम्हें। मैं जेल, पुलिस, FIR का नाम सुनकर मैं बहुत डर गया। मेरा दिमाग काम करना ही बंद हो गया। वो औरत बार बार रो रही थी। मोहल्ले वाले कभी मुझे गिरेबान से पकड़कर इधर खींचते, कभी उधर खींचते। उन्होंने कहा कि इसका पति हमारा करीबी दोस्त था, बड़ा अच्छा आदमी था। हमने उससे वादा किया था कि हम उसके घर और बीवी बच्चे का ख्याल करेंगे, पर हमारे होते ये सब कुछ हो गया। अब हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। उन्होंने जबरदस्ती मेरा उस औरत के साथ शादी करवा दिया और जबरदस्ती ही मुझसे हाँ करवाया। मैंने उनके जबड़े में तो
शादी कर लिया, पर ये सब मैंने क्या कर दिया था। अगर मेरे माँ बाप को यह बात पता चल जाती तो मुझे घर से ही निकाल देते, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे दिमाग में परेशानी और टेंशन ऐसे चल रही थी जैसे कोई मशीन चल रही होती है। अजीब सी हालत में आ गया था, पानी मेरे गले से नहीं उतर रहा था। थोड़ी देर हो गई थी तो मम्मी मुझे कॉल कर रही थी। मम्मी बार बार कॉल नहीं करती थी, शायद आज कोई जरूरी काम था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हुआ पड़ा था और मैं बुरी तरह फंस चुका था। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। वो औरत जो अभी यह बोलते हुए रो रही थी, इसने मेरी इज्जत लूट ली। वो मेरी दुल्हन बन चुकी थी, मेरी बीवी बन चुकी थी, जिसको मैं एक नजर देखने के लिए राजी नहीं था। उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकता था, कैसे उसे अपने रिश्ते में रख सकता था। मोहल्ले वाले इस तरह से खुश हो रहे थे जैसे मेरी उस औरत के साथ शादी करके उन्होंने स्वर्ग कमा ली हो। वो कहती है ना, किसी का मामला हल करवाने से भी पुण्य मिलता है। अब उनको मुझसे कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा कि अब तुम इस घर के मर्द बन गए हो, इस औरत पर इस बच्चे की जिम्मेदारी है। ऐसी कोई हरकत न करना जो हमें फिर से इकट्ठा होकर तुमसे सवाल करने आने पड़े, और शुक्र करो कि गुनाह करने के बाद भगवान ने तुम्हें पुण्य कमाने की तौफीक दे दी। यहाँ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं वापस अपने घर चला गया। मैंने फोन बंद कर दिया। उनके पास मेरा नंबर तो था, पर मेरे घर का पता नहीं था। मैंने सोचा कि मैं वापस जाऊंगा नहीं, लेकिन यह कोई अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि वो लोग मेरे घर तक पहुंच भी सकते थे। ऐसा भी नहीं था कि वो पहुंच ही न पाते। मेरा मोहल्ला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मैं तो अपने घर से पैदल ही आया करता था। सारे दरवाजे बंद करके बैठ गया। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था और जा रहा था। मैं कोई इतना नाजुक तो नहीं था जिसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी। मैं तो मर्द था, फिर मुझे क्या हो गया? मैंने ऐसा क्यों होने दिया? मैं पुलिस से, बदनामी के खौफ से, लोगों से इतना डर गया कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करवा ली। अगर मेरे माँ बाप को पता चलता तो फिर कुछ भी न बचता। यह समझे कि मेरा तो मौत का परवाना जारी हो गया था। अब मैं क्या करता? यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। लेकिन सुबह हुई तो मम्मी ने प्यार से जगाया, नाश्ता करवाया। मम्मी तो मेरी आंखें पढ़ लिया करती थी। कहने लगी कि क्या बात है बेटा, परेशान हो? मैंने कहा नहीं मम्मी, वो एक छोटी सी नौकरी लगी थी लेकिन छूट गई है। मम्मी ने कहा कि अरे पागल, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? अभी तो तेरी पढ़ाई चल रही है, मजे से पढ़ाई कर, उसके बाद नौकरी कर लेना। मैंने कहा मम्मी, आपने मेरे रिश्ते की बात की तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, मैंने बात तो नहीं की, लेकिन इशारा किया है और जवाब आया है बस तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए तो फिर मैं सीधा रस्म करने ही जाऊंगी और लड़की को तेरे लिए मांग लूंगी। अभी तो उन्होंने यही कहा है कि लड़का वाकई बहुत अच्छा है, बस पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान भी बन जाए तो हमें कोई मसला नहीं है। और तेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है पागल, तू तो मेरा सबसे छोटा बेटा है। मम्मी की गोद में सर रखकर मैं ऐसे ही बैठ गया। मम्मी पूछने लगी कि मैं परेशान हूँ, कोई मसला है? मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसे ही आपकी गोद में सर रखने का दिल कर रहा है। उनको सब कुछ बता भी देता तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको कुछ नहीं बताया। वापस तो मुझे जाना ही था। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। जब मैं वापस गया तो उसके बेटे ने दरवाजा खोला। मुझे तो उस लड़के पर भी गुस्सा आ रहा था। अपनी माँ के साथ मिला हुआ था, क्योंकि जिस प्लान के तहत उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया था उसमें उसका भी बहुत बड़ा किरदार था। मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारी माँ? उसने कहा कि मेरी माँ का नाम ऐश्वर्या है। आपको मेरी माँ का नाम नहीं आता? मैंने कहा कि इतनी बदसूरत औरत का नाम इतना अच्छा किसने रख दिया? मैं उसे नाम से पुकारता। शायद ये बच्चा ज्यादा ही चालाक था। उसे पता था कि अब वो मेरी बीवी है, तब मुझे उसके नाम से ही पुकारना चाहिए। उसने कहा कि वो अपने कमरे में है। आप इतने दिन से कहाँ थे? वो आपके लिए इतना परेशान हो रही थी, रो रही थी। देखिए मेरी माँ को रुलाए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा कि अच्छा, अब तो मुझे धमकियाँ भी देगा? अगर वो तुम्हारी माँ और मेरी बीवी है तो फिर इस तरह से मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर बाप के सामने कोई जबान चलाओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बख्शूंगा। इस बात पर बच्चे ने खुशी से कहा हाँ क्यों नहीं, अब तो बाप हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। उसे पता नहीं क्यों मेरी यह बात अच्छी लगी, जबकि मैं उसे डराने के लिए ये बात की थी।
मैं उसके कमरे में गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ जो भी किया है अच्छा नहीं किया। और मुझे देखकर ऐसे सुकून हो गई जैसे मैं उसका पति हूँ, जो उसके हर दुख सुख में उसके साथ हूँ और उसे बहुत पसंद करता हूँ। उसने कहा कि कहाँ चले गए थे, मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। मैंने कहा कि मेरे साथ बीवियों वाले चोचले करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि बीवी तो हूँ आपकी। मैंने कहा कि सिर्फ जोर जबरदस्ती से बीवी हो और तुम्हें 2 सेकेंड में मैं अपने सिर से उतार कर फेंक सकता हूँ। उसने कहा कि इसमें तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे साथ रहकर भी मेरा कोई फायदा नहीं होगा। उसने कहा कि मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं वापस आ गया हूँ। मैं यहाँ आया ही क्यों था? दरअसल मैं यहाँ अपनी शकल दिखाने आया था ताकि यह न समझो कि मैं भाग गया हूँ और मेरे घर आकर कोई बवाल न करो, इसलिए तो आया था। सोचा कि एक चक्कर लगा लो ताकि एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत न पड़ जाए। अभी तो एक मुसीबत मुझे बड़ी मुश्किल से हजम हुई थी। खैर थोड़ी देर वहाँ बैठा और फिर वापस अपने घर आ गया। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मोहल्ले वाले थे, उसके रिश्तेदार नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या कर सकते थे? पराई आग में लोग तेल डाल सकते हैं लेकिन उसको बुझाने के लिए कोई नहीं आता। मैं इसे तलाक दे देता तो मामला खत्म हो जाता। फिर चाहे वो मुझे मारते, डांटे या जो कुछ भी करते, मेरा दोबारा उसके साथ शादी नहीं करवा सकते थे। वो फिर से मेरी बीवी नहीं बन सकती थी। मुझे उसके साथ तो रहना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा। लेकिन अगली सुबह सुबह मम्मी ने खबर सुनाई कि जिस लड़की से तू शादी करना चाहता है उसका बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है। मैंने कहा कि वो लोग तो हाँ नहीं करेंगे। मम्मी ने कहा कि जिस घर से रिश्ता आया है ना बेटा, वो इतने अमीर और बड़े हैं कि अगर उनका बेटा लंगड़ा भी हो तो तब भी लड़की वाले ही हाँ कर देंगे। मैंने कहा कि मम्मी मेरी किस्मत ही बुरी है। मम्मी ने कहा ऐसा नहीं कहते, अगर रीना तेरी किस्मत में है तो तुझे जरूर मिल जाएगी। अब जिंदगी में इतना रायता फैल गया था तो थोड़ा और सही सोच लिया था कि उसको इस बार तलाक दे दूंगा और उसके बाद अपने घर में बैठ जाऊंगा। कोई मेरे घर आएगा पूछेगा तो मैं कहूँगा मैंने तो किसी के साथ शादी नहीं किया, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे यही करना था। शायद इधर से उधर कोई न कोई कीचड़ मेरे वजूद पर भी गिरता, लेकिन यह पूरी तरह कीचड़ से तो बेहतर ही था। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब यही करना है। अगले दिन ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरा इरादा तलाक देने का था। उस कमरे में जा रहा था कि मैंने देखा कि उसका बेटा बड़ा परेशान था। मैंने कहा कि क्या बात है? उसने कहा कि आप किस लिए आए हैं? क्या मेरी माँ को छोड़ने के लिए आए हैं? मैंने कहा कि तुम्हें ये सब कुछ कौन बताता है? मैंने उस बच्चे को पढ़ाया था, ये मेरा स्टूडेंट था, मैं उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। उसने कहा कि मम्मी कह रही थी कि वो आदमी भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैंने कहा कि तुम्हें ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे हाथ में कागज पकड़ा दिया, जिसको देखते ही मैं हैरान रह गया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं उस कागज को एक बार फिर पढ़ा। मेरा वजूद कांपने लगा। आंखों में अजीब सा एहसास उतर आया था। मेरे दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था। मैं फौरन उस औरत की तरफ भागा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो बिस्तर पर पड़ी थी, बीमार थी। मैंने कहा कि क्या हुआ था? उसने कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। मेरे हाथों में 2 कागज हैं, एक वो जिसमें मेरी बीमारी के बारे में लिखा हुआ है, मुझे कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर, मैं मरने वाली हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि कोई हो जो मेरे बेटे का ख्याल रख सके, जिसे मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी दे सकूं। तुम इसे पढ़ा रहे थे, उसे अच्छी अच्छी बातें भी सिखा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें इस काबिल समझा। और दूसरा कागज में यह लिखा है कि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। भगवान की कसम तुम्हें दूसरा कागज नहीं मिलता, लेकिन आज पता नहीं किस्मत कैसे मेहरबान हो गई। मेरा इलाज भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ। तुम ये पैसे अपने साथ रख लो, ये घर भी रख लो, बस मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे अकेला न छोड़ देना। उसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं उस औरत के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। उसने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैं भी बस एक
एक माँ थी जो अपने बेटे के मजबूत सहारे की तलाश कर रही थी, क्योंकि मैं मरने वाली थी। मुझे नहीं रहना था तुम्हारे साथ, न ही कोई ताल्लुक बनाना था। यह एक अच्छी बात है कि मैं सुहागन होकर मर रही हूँ। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। उसने कहा कि कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। वो औरत बहुत बीमार थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने भी यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैंने उसके बेटे के सिर पर हाथ रखा। उससे कहा कि आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है। मेरे गले लग गया। उसने कहा कि मैं आपको पापा कह सकता हूँ? मैंने कहा कि हाँ, कह सकते हो। मेरे पास 10 करोड़ रुपए थे और एक घर भी। किस्मत ने मेरे साथ अजीब खेल खेला था। मुझे ऐश्वर्या के बारे में सोचकर अफसोस होता था। मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, पैसों तक तो ठीक है, लेकिन इस बच्चे का क्या करें? क्या तुम इस बच्चे को भी अपने साथ रखोगे? मैंने कहा कि हाँ, यह मेरे साथ रहेगा और मेरा बेटा कहलाएगा। इस बात से मेरे घर वालों को मसला था। उन्होंने कहा कि देखो, इसको किसी अच्छे हॉस्टल और स्कूल में एडमिशन करवा दो। ये वहीं पर रहेगा, पढ़ेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे इसका हिस्सा भी दे देना। मैंने कहा कि नहीं, अभी यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा, आखिरी सांस तक उठाऊंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे माँ बाप इस बात के खिलाफ थे। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसने इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने 10 करोड़ की बात के बारे में सिर्फ अपने माँ बाप को बताया था। इसके अलावा किसी को नहीं बताया था। उसने कहा कि ऐसे बंदे से मैं शादी क्यों करूं जो किसी और का बेटा गोद में लेकर बैठा है, और एक मकान ही तो है सिर्फ इसके पास। इसका असल चेहरा भी सामने आ गया। अब उसी बच्चे के साथ मैं रहता हूँ। उसका नाम अनूप है और उसी घर में रहता हूँ। अपने मम्मी पापा से मिलने जाता रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा उस लड़के को छोड़ देने की सलाह देते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं आता, क्योंकि मैं इस चीज से चिढ़ गया हूँ। मेरी नीयत भी बुरी थी। मैंने भी अच्छा नहीं सोचा था और अभी मैं उन दोनों को छोड़कर भागने वाला था। इसलिए एहसास गुनाह मेरे दिल में बैठ गया। पर मैं अनूप को अकेला नहीं छोड़ सकता था। अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो उसको इसे भी कबूल करना होगा। पैसे की बात मैंने इसलिए किसी को नहीं बताई। अगर किसी को पैसों के बारे में पता होगा वो जरूर मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। मैं उन पैसों में से फिलहाल ज्यादा खर्च नहीं करता हूँ, सिर्फ अनूप की पढ़ाई और उसकी जरूरियात पर लगाता हूँ। वो मेरे साथ बहुत खुश है। वो कहता है कि मेरी माँ तो छोड़कर चली गई, लेकिन आप जैसा शख्स मिल गया। वो मुझे पापा ही कहता तो अच्छा लगता है। अचानक से मेरी जिंदगी, मेरी सोच, सब कुछ बदल गया और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना, एक अच्छे काम के लिए चुना, और फिर बदले में इतना कुछ मिला भी तो है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।